नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पानी के तेज बहाव ने तोड़ी नहर, पानी घुसा खेतों में, कई किसानों को हुआ नुकसान। किसानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। रायपुर के पहलाजनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बच्चा बदलने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट में। मामले की गंभीरता पर रायपुर एसपी अस्पताल प्रबंधन को 2 डॉक्टरों को जारी हुआ नोटिस। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में डिस्क्वालीफाई होने पर खिलाड़ियों में खासा रोष, कहा खिलाड़ियों को फाइनल मुकाबले से बाहर करना निंदनीय। और बारिश से नदी नाले उफान पर, बांध में लोग कर रहे हैं लापरवाही, हादसे को दे रहे न्योता, जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। बिलासपुर की तमाम खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण कोटा ब्लॉक के भरारी ग्राम पंचायत अरपा भैंसाझार परियोजना के तहत बनी सीसी नहर फूट चुकी है, जिससे लाखों लीटर पानी खेतों में घुस जाने से धान की फसल बर्बाद हो गई है। इसके कारण लगभग 500 एकड़ खेतों में ये पानी जा चुका है। आपको बता दें कि इससे काफी फसलों को नुकसान भी हुआ है और अरपा भैंसाझार परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा को लेकर 15 करोड़ की लागत निर्माण किया गया है। सीसी नहर लाइनिंग का कार्य भी कर रहे हैं। इसका ठेका बिलासपुर की राज कंस्ट्रक्शन को दिया गया। यह नहर भारी बारिश के कारण तेज बहाव के चलते टूट गया है। नहर के टूटने के बाद उसकी मरम्मत तो कर दी गई है, लेकिन नहर का पानी और गाद खेतों में जमा हो गया है। इससे खेतों में फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से खेतों का सर्वे कराकर फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की भी मांग की है। अभी ग्रैंड न्यूज की टीम पहुंची हुई है भरारी ग्राम, जहां पिछले दिनों बीते दिन लगातार बारिश होने की वजह से नहर का जल स्तर बढ़ गया और नहर ने पानी नहर को तोड़ते हुए खेतों की तरफ घुस गया। इस पूरे तबाही में कम से कम 400 से 500 एकड़ फसल बर्बाद हुए हैं, जिनमें यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नहर टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं पानी कैसे अंदर घुसा है, किस तरह से इसको रिपेयर किया गया। रिपेयर करने का भी तरीका आप देख सकते हैं, एक फॉर्मेलिटी की तरह एक मतलब कहा जा सके खाना पूर्ति के हिसाब से इसको रिपेयर किया गया है। आप देख सकते हैं फिर से अगर लगातार 2 दिन बारिश होती है तो फिर से वही हालात पैदा हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से पानी नहर को तोड़ते हुए बाहर खेतों की तरफ चली जाए। क्या लगातार यही होता रहेगा? स्थायी इसका किसी भी तरह का हल नहीं निकाला गया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से इसको बनाया गया है। हम खुद देख रहे हैं, इस जगह में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे बीच किसान भी मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? संतोष। ये किस दिन की घटना है जो यहाँ पे? हरेली तिहार के दिन सुबह का। बताइए, पानी आया कहाँ से है? ये पानी मतलब डैम से नहीं आए है। अच्छा। ये सलकर डैम से आना रही से, लेकिन उमा से नहीं आए है, जंगल से आए नाला के पानी। विभाग के लोग आए थे यहाँ पे? हाँ। क्या बोल रहे थे? अब एक बनाएंगे बोली। अच्छा। हाँ। तो ये अभी क्या करके गए हैं? वो बना के नहीं गए क्या? इसको बनाया है, उधर को काटा है। अच्छा। नाला में। हाँ। तब पानी आना बंद हुआ है अभी। हाँ। कितना फसल अभी नुकसान हुआ होगा लगभग? पानी तो भरा उस दिन 500 एकड़ के एवरेज में रही से। 5 से 500 एकड़। अब अभी तो राहत है, पानी निकल चुके हैं। अब फिर से अगर 2 दिन लगातार बारिश हो जाती है तब फिर क्या होगा यहाँ पे? तब फिर वही गति होगा। तो आप पूरे ग्राम पंचायत वालों ने क्यों नहीं बोला कि आप इसका स्थायी सॉल्यूशन निकाले, स्थायी समाधान निकाले? काट दिए है ना अभी नहर को। अच्छा। नाला में काट दिया है। नाला में काट दिया है। तो अब पानी नहीं आएगा इधर? नहीं आएगा बोला है। ठीक ठीक। हाँ ठीक है। पानी नाला में फेंक दिए हैं ठीक है। ठीक है। हाँ। तो अभी इन्होंने बताया कि जो वहाँ का नाला जहाँ से पानी यहाँ पे घुसता था उसको बंद कर दिया, काट दिया गया है। अब पानी यहाँ पे नहीं आएगा बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, पानी बिल्कुल ना आए यहाँ पे और किसानों को इस तरह का दोबारा इस तरह का माहौल देखना ना पड़े, हम भी यही चाहते हैं। और विभाग से एक बार मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कृपया किसानों की मजबूरियों को समझे, किसानों के हालात को समझे, किसानों के साथ खिलवाड़ ना करें। किसान हमारे देश के वो अन्नदाता हैं जो हमारे लिए लगातार मेहनत करते हैं और हमें जीने के लिए अन्न देते हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप इनकी जो समस्या है उनको स्थायी रूप से समाधान करें। मैं ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन राहुल के साथ पुरुषोत्तम दुबे।
रायपुर के पहलाजनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बच्चा बदलने का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हां, आपको बता दें कि जुड़वा बच्चों के माता पिता की याचिका को गंभीर से लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, रायपुर एसपी व अस्पताल प्रबंधन के 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल जगदलपुर के बड़े बचेली निवासी अशोक सिंह व उनकी पत्नी उषा सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि उनकी 2 बेटियां हैं। कुछ साल पहले बेटे की मौत हो गई थी। पत्नी उषा सिंह के कहने पर उन्होंने रायपुर के पहलाजनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में 27 अक्टूबर 2022 को IVF तकनीक के तहत इसके जरिए ट्रीटमेंट शुरू कराया। 6 सप्ताह बाद 8 दिसंबर 2022 को गर्भपात हो गया। हॉस्पिटल प्रबंधन ने दूसरी बार फिर से 24 अप्रैल 2023 को प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद वो नियमित जांच कराते रहे। दिसंबर 2023 में पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लेकर रायपुर पहुंचे और सेंटर में भर्ती कराया। अस्पताल में उषा सिंह को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जिसके बाद जब उसे बाहर निकाला तो पत्नी को बताया गया कि एक बेटा और एक बेटी हुई है। इसके कुछ समय बाद अस्पताल स्टाफ ने मां को जुड़वा बच्ची लाकर सौंप दिया, जिसके बाद उन्होंने जुड़वा बच्चियों को देखकर हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें एक बेटा और एक बेटी होने की जानकारी दी गई थी। इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन में बच्चा बदलने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से की, लेकिन प्रबंधन ने उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल स्टाफ पर बच्चा बदलने की आशंका भी जताई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण का सुख अभी खत्म नहीं हो पाया है। भारत को पदक की उम्मीद अब जेवलिन थ्रो से है, जहां नीरज चोपड़ा भाला फेंक में भारत को स्वर्ण दिला सकते हैं, जबकि एक स्वर्ण पदक भारत को कुश्ती में मिल सकता था, लेकिन ओलंपिक में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के बाद वह उम्मीद भी समाप्त हो गई है। केवल 100 ग्राम के लिए विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिए जाने की वजह से भारत को कुश्ती में करारा झटका लगा है। इसे लेकर खिलाड़ियों में भी खासा रोष है। केवल 100 ग्राम के लिए डिस्क्वालीफाई करने पर खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे में खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। अगर पहले ही जांच की जाती और खेल के पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेमीफाइनल खेलने के बाद फाइनल में पहुंचने पर डिस्क्वालीफाई करने से खिलाड़ियों के मनोबल में कमी आती है। इस संबंध में खिलाड़ी हो, कोच हो या खेल संघ के पदाधिकारी, सभी ओलंपिक संघ के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और इस पर सरकार के हस्तक्षेप की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि इस पर निर्णय हो गया है और विनेश फोगाट ने अब कुश्ती से संन्यास भी ले लिया है। खिलाड़ियों का मानना है कि आगे से इस पर ध्यान रखा जाए ताकि खिलाड़ी भी अपने खेल का बेहतर प्रतिशत इन बड़े खेलों में दे सके। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि जिस तरह से नंबर 1 खिलाड़ी थी, क्या कहते हैं, अपना वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी, उसको क्वार्टर फाइनल में हरा के फाइनल तक पहुंचना, ये हमारे करीब करीब एक पदक हमारा पक्का हो चुका था। मगर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नियम है, क्योंकि फाइनल पहुंचने वाली टीम अगर 100 ग्राम वजन था तो उससे पहले तक जब सेमीफाइनल खेली तब तक तो उसका वजन अगर 50 किलो था तो कम से कम उनको सिल्वर पदक उनको देना चाहिए था। मगर ये डिस्क्वालीफाई का नियम है, इस पर बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी फिर ऐसा रहेगा तो आगे चल के क्यों खेलना चाहेगा। एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या सोचते हैं? एक ओलंपिक में भारत को मेडल था, तो एक खिलाड़ी भावना से सोचो तो वहाँ तक पहुँच चुकी थी, वो भारत के लिए एक मेडल था। तो उनको ऐसा खिलाड़ी भाव से सोचो तो मेडल के लिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ग्राम के वेट के लिए वो रात भर मेहनत करती रही, रनिंग करती रही वेट लॉस होने के लिए, तो कुछ वेट के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुई और मेडल भारत के लिए चुक गया। तो ऐसा खिलाड़ियों के लिए नहीं होना चाहिए। बारिश के समय लोग मौज मस्ती के लिए पर्यटन स्थल और बांध की ओर रुख करते हैं, लेकिन इसी दौरान कई दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती है, जो लोगों की लापरवाही की वजह से सामने आती है। कुछ यही नजारा इन दिनों कोटा क्षेत्र में मौजूद कोरी डैम से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों की लापरवाही हादसों को न्योता दे रही है। जान जोखिम में डाल के ये लोग वेस्टवेयर को पार कर इसमें नहाते मस्ती करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरी डैम में इस समय जलभराव के साथ बांध का वेस्टवेयर शुरू हो गया है। वहीं बांध में 100% जलभराव होने के बाद भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं होने के कारण यहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग के द्वारा बारिश की अलर्ट के बाद यहाँ उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जल भराव में और भी ज्यादा तेजी आ जाएगी। लिहाजा वेस्टवेयर को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जरूरत है, जिससे घटना के पूर्व ही उस पर रोकथाम लग सके। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
पृथ्वी महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी के दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में हैं। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, B.Liv है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
डिजिटलीकरण का लाभ अब गांव के किसानों को भी मिलेगा। खेतों में अब ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि फसलों में उर्वरक कीटनाशक का छिड़काव अब ड्रोन से किया जाएगा। इसकी प्रदर्शनी बेलतरा में शिविर लगाकर की गई। कलेक्टर ने ड्रोन की जानकारी ली और इस पद्धति की सराहना की। उन्होंने महिलाओं द्वारा ड्रोन के संचालक को समझा और कहा कि अब गाँव की महिला भी सशक्त हो रही हैं। वहीं महिला किसान उत्पादक संगठन कंपनी की वार्षिक आम सभा का आयोजन भी किया गया। हाल ही में इस संस्था को भारत सरकार के 10,000 PFO के श्रृंखला में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि वार्षिक आम सभा के कार्यक्रम में ड्रोन की प्रदर्शनी की गई। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। साथ ही समूह की दीदियों के द्वारा बनाए गए बांस शिल्प, धान की राखी, सर्फ साबुन, मोमबत्ती, बैग इत्यादि के प्रदर्शनी भी लगाई गई। कलेक्टर के द्वारा ड्रोन मशीन का उद्घाटन किया गया। कि दीदियों को सिर्फ वहाँ खड़ा कर दिया गया फोटो खिंचवाने, इनको आता नहीं होगा ड्रोन उड़ाने का। ये बाकी अधिकारी लोग उड़ाते होंगे और ये लोग नहीं उड़ाते होंगे, बट इन लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से उड़ाया और बताया भी कि इन्होंने लगभग 100 हेक्टेयर में जो आपका खेती के सपोर्ट के रूप में जो आपका क्या बोलते हैं उसको, विकास खंड में स्पेशली 7 क्लस्टर में HDFC द्वारा फंडेड स्त्री प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसमें GT का जो ग्रैंड थॉर्नटन इंडिया ग्रैंड थॉर्नटन भारत, इनके द्वारा टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं जो FPC के द्वारा आयोजित है, उनकी जनरल बॉडी मीटिंग है। उसमें मैंने देखा खासकर HDFC और GT भारत की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, टेक्निकल सपोर्ट बिहान की टीम को, उससे महिलाओं में काफ़ी आत्मविश्वास हुआ है। जो भारत माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है लखपति दीदी अधिक से अधिक बनाना, उसमें मैंने देखा यहाँ लगभग 50% महिलाएं लखपति ऑलरेडी बन चुकी हैं और बाकी महिलाएं जो हैं उनमें से भी 50% अगर हम देखें तो 60,000 से ऊपर प्राप्त कर चुकी हैं वार्षिक। महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लेने की तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 7 अगस्त को इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। इसके पहले प्राचार्य की अनुमति से 25 जुलाई तक और कुलपति की अनुमति से 31 जुलाई तक प्रवेश की अंतिम समय सीमा तय की गई थी। अब प्रथम सेमेस्टर में उपलब्ध रिक्त सीटों पर 16 अगस्त तक प्रवेश दी जाएगी। अगरतला की प्रवेश तिथि खत्म होने के बाद भी महाविद्यालय में आधी से ज्यादा सीटें रिक्त रह गई थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए विद्यार्थियों को सुविधा दी है। ग्रैंड न्यूज की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसे अब इस खबर का असर भी हुआ है। समय बढ़ाने के बाद अब उम्मीद है कि महाविद्यालय में काफी हद तक सीट फुल हो जाएंगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने तारबहार स्थित घोड़ादाना प्राथमिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक 118 बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बच्चों से पूछताछ कर पढ़ाई की गुणवत्ता परखी। अपने सामने उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के कुछ पाठ पढ़ने को भी कहा। पढ़ने की गति संतोषप्रद पाई गई। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष का भी अवलोकन किया। 5वीं की छात्राएं बुनियादी चीजें सीख रही थी। कुछ सवाल देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। दूसरी के बच्चों का खेल खेल में शिक्षक का अभ्यास भी कराया जा रहा था। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में भी बच्चों से जानकारी ली गई। आपको बता दें कि स्कूल की समस्याएं भी सुनी गई। बताया गया कि स्कूल में जगह की कमी है। उनका स्वयं का सामने में भवन है, लेकिन टॉयलेट एवं थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को इनका मरम्मत करने के लिए निर्देश दिए। शासकीय स्कूलों में शिक्षा को बेहतर करने की कोशिश जारी है, लेकिन यह कार्य धरातल पर दिखे, यही उम्मीद सब कर रहे हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास नशीली सिरप का जखीरा ले जाते हुए एक आरोपी को आरपीएफ पुलिस ने पकड़ लिया है। जी हां, आपको बता दें कि आरपीएफ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे जीआरपी चौकी के सुपुर्द किया। रेलवे यार्ड के पास एक संदिग्ध युवक बैठा हुआ था। उसके पास 2 बैग रखे हुए थे। वह उन दोनों बैग को किसी तरह स्टेशन के बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। मौके पर पहुंची आरपीएफ टीम ने उससे पूछताछ करते हुए उसके दोनों बैग को चेक किया। उस युवक के बैग में कोडीन फास्फेट सिरप, ब्लूरेक्स टी सिरप मिला। आरोपी के पास से कुल 508 नग सिरप पुलिस को मिला है, जिसकी कीमत लगभग 91,440 रुपए आंकी गई है। आज सवेरे जो है आरपीएफ सुरक्षा बल के एएसआई द्विवेदी साहब को ये खबर मिला कि कोई आदमी है जो 2 ट्रॉली बैग में कोई नशीला पदार्थ लेकर के यार्ड में बैठा हुआ है। इसकी सूचना पर इन्होंने जाकर के वहाँ घटनास्थल पर देखा और इन्होंने ये आदमी है प्रेम प्रकाश नेताम,
पिताजी का नाम है होरीलाल नेताम, 26 साल का। ये पाटन का रहने वाला है। इसके पास है 2 ट्रॉली बैग में नशीला सिरप, इसका नाम है आपका कोडिन फास्फेट सिरप, क्योंकि 508 सीसी 100 ml का प्रत्येक, और करीब 50,800 ml 50 लीटर और 800 ml करीब 91,440 रुपये कीमत का जब्त करके यहाँ ले आकर बेचते हैं, जिस पर FIR दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर शहर में एक बार फिर से एटीएम मशीन के शटर बॉक्स पर छेड़छाड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि हालांकि पुलिस ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला थाना सिटी कोतवाली के गांधी चौक की घटना है, जहां गांधी चौक स्थित एटीएम मशीन के खराब हो जाने की जानकारी मेंटेनेंस कंपनी को हुई, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारी द्वारा मशीन को जाकर देखने के बाद पाया गया कि एटीएम के शटर बॉक्स के पास किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने से 2 अज्ञात लोगों के द्वारा शटर बॉक्स में पट्टी फंसाकर पैसे निकालते नजर आए, जिसके बाद मेंटेनेंस कंपनी ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जिला कार्यवाहक द्वारा कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराया, जिसके बाद सीएसपी पूजा कुमार के मार्गदर्शन में दोनों आरोपियों राहुल कुमार और विपिन बिहारी शरण को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पतासाजी की गई और घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। सीएसपी पूजा कुमार ने बताया कि ये दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में थे। ऐसे सभी जगहों में टीम को भेजा गया था और दोनों आरोपी रेलवे स्टेशन के पास थे। इन्हें पकड़कर पूछताछ किया गया, तब आरोपियों के द्वारा अपना गुनाह कबूल कर लिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एसोसिएट मैनेजर द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है कि SBI ATM जो कि गांधी चौक में स्थित है, वहाँ पे सुबह उनको कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिलती है। उस पर से जब CCTV फुटेज चेक किया तो उसमें देखा गया कि 2 अज्ञात लोग वहाँ ATM के मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और छेड़छाड़ करके उससे एक पट्टी, जो शटर में एक पट्टी लगा के पैसे निकाल रहे थे जो ग्राहक गया था उसके बाद, और इससे कुल 12,700 रुपये की इसी तरह से चोरी की गई है। इस पर से पुलिस द्वारा तत्काल FIR तो पंजीबद्ध किया गया और साथ ही साथ हमारी टीम्स बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गई। CCTV फुटेज चेक करने के बाद जो आरोपी का हुलिया था उसे बिल सर्कुलेट किया गया और चूँकि आशंका थी कि ये भाग सकते हैं तो ऐसे पॉइंट्स पे पुलिस द्वारा दबिश दी गई। इसमें ये जो आरोपी है दोनों रेलवे स्टेशन में पाए गए। इनको राजधानी का कथित समाज सेवी लोहा कारोबारी सुरेश गोयल के काले कारनामों की लंबी फजीहत है। वह अपने व्यवसाय की आड़ में अनेक अवैध धंधों में लिप्त है। अपने काले कर्मों को छिपाने उसने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया है। इसके अलावा न्यूज चैनल की आड़ में भी सुरेश गोयल राजनेताओं से अवैध उगाही करने से नहीं चूकता है। इसके अलावा प्रदेश में एक चर्चित सेक्स सीडी कांड में भी उसका नाम प्रमुखता से सामने आया था, जिसमें बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी वह एक बार भी पुलिस के सामने बयान देने को उपस्थित नहीं हुआ है। गोयल की काली करतूत। राजधानी के लालपुर में संचालित एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी वह जबरन कब्जा कर पदाधिकारी बने बैठा है। इस अस्पताल को भी उन्होंने अपनी वसूली का अड्डा बना रखा है। यहाँ कई केस आए हैं जब मरीज की मौत के बाद भी उनका शव मात्र इसलिए रोक दिया जाता है कि लाखों रुपए जमा करने के बाद भी उसके पास अंतिम बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं होता है। इनका मुख्य काम सरकार में उच्च पदों पर बैठे मंत्री, विधायक, अधिकारियों को ब्लैकमेल कर उनसे अपना उल्टा सीधा काम कराना है। उद्योगपति सुरेश गोयल का सरिया का भी व्यवसाय है, जिसमें वह अवैध आयरन ओर का उपयोग कर अपने कारोबार में कई गुना अधिक मुनाफा कमाने में लगा है। बताया जाता है कि उसका संबंध अनेक बड़े कबाड़ियों से भी है, जो सरकारी उपक्रमों से चोरी का लोहा उठाकर गोयल की कंपनी में आपूर्ति करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में संचालित इनके सरिया फैक्ट्री में देर रात तक ऐसे ट्रकों की लंबी लाइन देखी जा सकती है, जिसमें अवैध लोहा खपाने के लिए लाया जाता है। इसके साथ ही सुरेश गोयल यूपी सरकार में बैन किया गया हलाला प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से बेचकर हिंदुओं की भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
उनके स्वामित्व वाली कंपनी के उत्पाद हलाला पराठा, स्प्रिंग रोल समेत कई पदार्थ यहाँ बेचे जा रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बाद भी छोटी दुकानों से लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में इनका हलाला प्रोडक्ट जबरिया बिकवाया जा रहा है। इस मामले में प्रदेश के हिंदू संगठनों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद भी गोयल प्रोडक्ट का उत्पाद प्रदेश में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ग्राहकों द्वारा शिकायत करने के बाद भी विभागीय अधिकारी इन पर कार्रवाई की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि सुरेश गोयल स्वयं को सीएम का करीबी बताते हुए कार्रवाई करने की स्थिति में अधिकारी को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हैं। 6 साल पहले प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार में एक कद्दावर मंत्री की फर्जी सेक्स सीडी बनाने में इस कारोबारी का नाम प्रमुखता से सामने आया था। बताया जाता है कि इस मामले में खबर रोकने के लिए सुरेश गोयल ने पूर्व मंत्री से करोड़ों की डिमांड की थी। इस मामले में एक आरोपी रिंकू खनूजा की रहस्यमयी मौत से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। रिंकू खनूजा की मौत के बाद उसके परिजनों ने एक ऑडियो टेप पुलिस को सौंपा था जिसमें सुरेश गोयल और खनूजा के बीच अश्लील सीडी की सौदेबाजी का जिक्र शामिल था। तत्कालीन एसएसपी के चैट में सुरेश गोयल का भी जिक्र किया गया था, जिसके लिए संदेही के रूप में सुरेश गोयल को सिविल लाइन थाने में 2 बार नोटिस जारी हुआ, लेकिन वो बयान के लिए थाने में उपस्थित नहीं हो पाए। बाद में सरकार बदलने के बाद इस कथित समाजसेवी कारोबारी ने तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल से चर्चा कर इस मामले को ठंडे बस्ते में डलवा दिया। अपने राजनीतिक पहुंच और न्यूज चैनल की आड़ में ये सफेदपोश कथित समाजसेवी अनेक प्रकार के अनैतिक कारोबार करते हुए उद्योगपतियों की दुनिया में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर अपनी हुकूमत जमाना चाहता है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने राज्य सरकार को ठोस पहल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।